नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावाल भारती ऐप में आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय मोहन सर। कल हम पढ़ रहे थे मानव में जनन, कक्षा 12 का लेसन नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम जानकारी हासिल कर चुके हैं कि जनन क्या है। विशेष तौर से प्रत्येक या सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे ही हम जनन कहते हैं। दूसरी बात, आपने पहले लेसन में अध्ययन किया था कि यह प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव की एक विशेषता है, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे छोटे जीव या संतान को जन्म देता है। नेक्स्ट, हमने अध्ययन किया था जनन के प्रकार, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा था। साथ में मनुष्य में जनन या मानव में जनन, तो हमने जाना कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी हैं और इस एक लिंगी प्राणी के अंतर्गत लैंगिक जनन होता है। साथ में इसमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता के विषय में हमने कल नर और मादा के बाह्य लक्षणों के विषय में लिखा। अब लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? बाह्य तौर पर या बाह्य लक्षणों के आधार पर हम नर और मादा को पहचान सकते हैं, वो ही मनुष्य की लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। आगे मानव में जनन के विस्तार को समझने के लिए हम आज अध्ययन करेंगे मनुष्य के जनन तंत्र। तो इस बात से आप परिचित हो चुके हैं कि मनुष्य एक लिंगी है, और एक लिंगी का अर्थ होता है कि जब नर या मादा जननांग अलग अलग शरीर पर पाए जाते हों, तो स्वाभाविक है यहाँ दो रिप्रोडक्शन पार्ट बनते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। दूसरा जो होता है उसे हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। तो मनुष्य एक लिंगी होने के नाते एक शरीर पर नर जनन तंत्र होता है और दूसरे शरीर पर मादा जनन तंत्र होता है। जिस पर मादा जनन तंत्र होता है वो मादा होगी, और जिस पर नर जनन तंत्र होता है वो नर होगा। तो आज हम बात करेंगे नर जनन तंत्र से रिलेटिव। नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र जो होता है नर के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध रहता है? श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र में। यानी कि हमारी जो ये श्रोणी मेखला है, इस सिस्टम पर हमारा नर जनन तंत्र उपलब्ध रहता है, अर्थात पाया जाता है। नर जनन तंत्र जो होता है, इसके जो मुख्य जननांग होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है उसे हम प्राथमिक या मुख्य जननांग के नाम से जानते हैं। प्राथमिक या मुख्य जननांग। प्राथमिक या मुख्य जननांग जो होगा वो होता है वृषण, जिसको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। वृषण नर जनन तंत्र का प्राथमिक व मुख्य जननांग है। आम स्थिति में ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। नंबर 2 जो आते हैं उनको बोलते हैं हम सहायक या
जोड़ीदार जननांग, सहायक या जोड़ीदार जननांग, सहायक या जोड़ीदार जननांग। और सहायक या जोड़ीदार जो जननांग होते हैं इनके अंतर्गत सबसे फर्स्ट पहला जो बिंदु आता है वो आता है शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहक। शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहक। दूसरा जो होता है वो भी सहायक या जोड़ीदार जननांग होता है जिसमें आता है एपिडिडाइमस अर्थात अधिवृषण, अधिवृषण। ये युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी के रूप में, इसलिए इनको हम जोड़ीदार जननांग कहते हैं। तीसरा आ जाता है शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय जो दोनों तरफ से इनमें शुक्रवाहिनियाँ आकर खुलती हैं और अंतिम जो होता है जो शुक्राशय से निकल कर के अयुग्मित अंगों में खुलेंगी, इनको बोलते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। तो बच्चों ये होते हैं सहायक या जोड़ीदार जननांग। तीसरी जो सिचुएशन आती है उसमें हम बात करते हैं अयुग्मित अंग, अयुग्मित जननांग, जननांग या अंग। अयुग्मित अर्थात इनमें जोड़ीदार नहीं है, ये जोड़ी या युग्म के रूप में नहीं होते। इनके अंतर्गत जो पहला आता है सबसे फर्स्ट वृषण कोश, स्क्रोटल सैक, वृषण कोश, स्क्रोटल सैक। दूसरी कंडीशंस में जो आता है वो है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। और लास्ट होता है सिसन, यानी कि सिसन जनन या मैथुन अंग के नाम से जानते हैं। तो ये नर जनन तंत्र के मुख्य जननांग होते हैं। प्राथमिक या मुख्य जननांग के अंतर्गत हम वृषण को लेते हैं। सहायक या जोड़ीदार जननांग जो युग्म के रूप में पाए जाते हैं, इसमें हम शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, दूसरा एपिडिडाइमस या अधिवृषण, नेक्स्ट जिसमें शुक्राणु और वीर्य संग्रह होता है जिसको बोलते हैं शुक्राशय, स्खलन नलिका जो स्खलित का कार्य करती है, वीर्य सेचन के अंतर्गत स्खलन का कार्य करती है, ये स्खलन नलिका। नेक्स्ट आ जाते हैं अयुग्मित, अर्थात ये युग्म के रूप में नहीं होते। अयुग्मित जननांग या अंग जो होते हैं वृषण कोश, वृषण कोश वृषणों को धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्रंथि जो वीर्य निर्माण में मदद करती है। मूत्र मार्ग मूत्र उत्सर्जन में मदद करता है और सीसन मैथुन में मदद करता है। तो कहने का अर्थ है कि इन सब से मिलकर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होता है वो ही नरजनन तंत्र है, यानी कि इन सब का एक सम्मिलित रूप जो होगा उसे ही हम नर जनन
तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम जब बात करें तो कहने का अर्थ ये है कि जो वृषण कोश हैं ये किसको धारण करते हैं, तो वृषणों को। तो विशेष है कि श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित नरजनन तंत्र के जो पार्ट हैं वो मिलकर के नरजनन तंत्र को बनाते हैं। अब देखना है कि जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश, इस वृषण कोश के अंतर्गत, जिसको हम स्क्रोटल सैक के नाम से जान रहे हैं, स्क्रोटल सैक, इसके अंतर्गत वृषण समाहित होते हैं। वृषण अर्थात इनमें टेस्टिज पाए जाते हैं। टेस्टिज जो होते हैं उनका संबंध अधिवृषण से होता है, एपिडिडाइमस, अधिवृषण से। अधिवृषण जो होते हैं उनका संबंध शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक से होगा, शुक्रवाहिनी के साथ। और शुक्रवाहिनी जो होती हैं वो शुक्राशय में खुलती है, शुक्राशय, शुक्राशय। और जो शुक्राशय होता है वो स्खलन नलिका, स्खलन स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका जो होती हैं वो सीसन। ये मनुष्य के जनन तंत्र या नर जनन तंत्र के पार्ट हैं, जिसमें वृषण कोश जो होता है एक अयुग्मित अंग है, वृषण प्राथमिक जननांग है, अधिवृषण सहायक या जोड़ीदार जननांग है, इधर शुक्रवाहिनी भी सहायक या जोड़ीदार जननांग है, उधर शुक्राशय भी सहायक या जोड़ीदार जननांग है, इधर जो स्खलन नलिका है ये भी सहायक या जोड़ीदार जननांग है। और जबकि सीसन इसकी भांति फिर से कैसा हो जाता है, अयुग्मित अंग कहलाता है, अयुग्मित अंग कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि ये जो अंग हैं इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो इधर लिखते हैं प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जो जनन अंग है वो बच्चों कौन सा है, वृषण है। कौन सा होता है, वृषण। और वृषण जो होता है इसका कार्य जो होता है वह शुक्राणु व लिंग हार्मोन का उत्पादन। शुक्राणु जिसे नर युग्मक कहेंगे जो अगुणित होता है, शुक्राणु जो कैसा है, हैप्लॉइड से। शुक्राणु व लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन का उत्पादन
यानी कि शुक्राणु व लिंग हार्मोन का उत्पादन करते हैं, वृषण। दूसरा जो हम लेते हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंग, इनको हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग के नाम से जानते हैं। इनके अंतर्गत जो मुख्य आ जाता है वो है अधिवृषण। अधिवृषण, इसमें जोड़ीदार और अयुग्मित दोनों अंगों को सम्मिलित रूप से जोड़ा गया है, और इन दोनों अंगों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक या सहायक। अधिवृषण शुक्राणु का परिपक्वन व कुछ समय तक संग्रह करता है। अधिवृषण जो होता है शुक्राणु का परिपक्वन व कुछ समय तक संग्रह करता है। कुछ समय तक क्या करता है, संग्रह करता है। नेक्स्ट है शुक्रवाहक, जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहक, वासा डिफरेंस। ये शुक्राणुओं का संग्रह व परिवहन, शुक्राणु का परिवहन का संग्रह व परिवहन यानी कि शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं वो शुक्राणुओं को अधिवृषण से ग्रहण करके उनका संग्रह करती हैं और फिर उनका आगे की ओर संचरण कर देती हैं, अर्थात परिवहन कर देती हैं। नेक्स्ट है शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है उसका विशेष कार्य होता है शुक्राणुओं का संग्रह, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण। वीर्य के द्रव भाग का निर्माण, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण। शुक्रवाहक जो होता है इन शुक्राणुओं को शुक्राशय के अंतर्गत ट्रांसफर कर देता है। जो वीर्य के द्रव भाग है उसमें ये विलय हो जाते हैं, उसमें ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पुरुष ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, जिसको आप प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये भी वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। चौथा बिंदु पुरुष अर्थात या पुरुष अथवा प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका कार्य भी वीर्य के द्रव भाग का निर्माण, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना पुरुष या पुरुष अथवा प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कार्य होता है। नेक्स्ट है मूत्रवाहिनी। इनके अंतर्गत दोनों चीज़ों का परिवहन होता है। मूत्र वाहिनी
एवं मूत्र का परिवहन मूत्रवाहिनी के द्वारा वीर्य मूत्र का परिवहन होगा। स्खलन नलिकाएं सिसन के अंतर्गत मूत्रवाहिनी जो होती है वो दोनों कार्य करती है, जननांग का और मूत्र उत्सर्जन का। तो स्वाभाविक है वीर्य मूत्र का उत्सर्जन जो होता है या उसका परिवहन जो होता है ये मूत्रवाहिनी से ही होगा। छठा बिंदु है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसको हम काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। वीर्य के द्रव भाग का निर्माण, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण। और जो अगला आता है, अगला सातवां बिंदु जो होता है वो है सिसन। सिसन का कार्य है मैथुन अंग, यानी कि ये सिर्फ मैथुन प्रक्रिया में मदद करेगा। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि वीर्य के द्रव के भाग का निर्माण करती है। और सिसन जो होता है वो मैथुन अंग के रूप में जाना जाता है। सिसन वीर्य के साथ उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं उनको मादा जनन तंत्र को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसीलिए इसको हम मैथुन अंग के रूप में मानते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई कि हमारे पास नरजनन तंत्र के जो 3 अंग थे, प्राथमिक या सहायक व अयुग्मित, इन्हीं को हम प्राथमिक या द्वितीयक जनन अंग के रूप में भी मानते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत वृषण आते हैं। वृषण जो होते हैं इनका कार्य होता है शुक्राणु जो कि हैप्लॉइड्स होते हैं एवं लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। तो नर के अंतर्गत जो लिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका उत्पादन वृषणों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो सहायक और अयुग्मित अंग है उनको सम्मिलित रूप से हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग के रूप में मानते हैं। और उनमें सबसे फर्स्ट आ जाता है अधिवृषण। अधिवृषण या एपिडिडाइमस, जिसका कार्य होता है शुक्राणु का परिपक्वन करना, यानी कि वृषण से शुक्राणु अधिवृषण के अंतर्गत आकर अपने आप में परिपक्व होते हैं और कुछ समय तक अधिवृषण के अंतर्गत संग्रह रहते हैं। उसके पश्चात अधिवृषण इनको शुक्रवाहक को स्थानांतरित कर देता है। शुक्रवाहक शुक्राणुओं का कुछ संग्रह भी करती है, साथ में उनका परिवहन करती है। और परिवहन करने के पश्चात शुक्राशय के अंतर्गत वीर्य के द्रव भाग का निर्माण होता है, जिसमें परिवहित शुक्राणु भी आ जाते हैं। और पुरुष या पुरुष अथवा प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है वे वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है, वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मूत्रवाहिनी, वीर्य मूत्र का परिवहन करना। मूत्रवाहिनी जो होती है वीर्य एवं मूत्र का परिवहन करती है। नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करेगी। और लास्ट में बचता है सिसन, ये मैथुन अंग की भांति कार्य करता है। तो अब हम अगली कड़ी के अंतर्गत इन अंगों के विषय में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि ये विशेष अंग एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों हम मानव में जनन तंत्र के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसमें जो विशेष अंग
पाए जाते हैं उनके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। अब हम जानना चाहेंगे कि स्क्रोटल जिस सैक जो वृषण या टेस्टिस को रखता है, अपने आप में रखता है, वो कहाँ उपस्थित होता है। अधिवृषण के कितने प्रकार होते हैं, ये किसके साथ संलग्न रहता है। दूसरी बात है शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं वो क्या कार्य करती हैं और कहाँ से इनका उत्पादन होता है या कहाँ से निकलती हैं ये। नेक्स्ट शुक्राशय क्या है, स्खलन नलिका कहाँ खुलती है, मूत्रमार्ग एवं शिशन से क्या आशय है, इनके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए अगली कड़ी में हम सबसे फर्स्ट जो बात करते हैं वो है वृषण कोश। सबसे फर्स्ट वृषण कोश। इसको स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक, सॉरी हाँ स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक कहाँ पाया जाता है। यह त्वचा की बनी हुई, त्वचा की बनी हुई एक थैलीवत संरचना है। त्वचा की बनी हुई एक थैलीवत संरचना है जो या ये धड़ के सामने की ओर पाई जाती है। यानी कि अगले हिस्से में धड़ के सामने की ओर पाई जाती है। शिशन के आधार पर दोनों जांघों के मध्य। नेक्स्ट है शिशन के आधार पर दोनों जगहों के मध्य। शिशन के आधार पर दोनों जगहों के मध्य लटकी हुई संरचना, मध्य लटकी हुई संरचना वृषण कोश। वृषण कोश या स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक कहलाती है। तो बात समझ में आई कि वृषण कोश क्या है। त्वचा की बनी हुई एक थैलीवत संरचना है जो धड़ के सामने की ओर पाई जाती है।
तथा सिसन के आधार पर दोनों जांघों के मध्य लटकी हुई संरचना वृषणकोश या स्क्रोटल सैक के नाम से जानी जाती है। अब कहने का अर्थ है कि इसकी संरचना की स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस कदर की अवस्था को प्रकट करेगा। यहाँ जो कंडीशंस है वो उधर गुहा की हो जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये उधर गुहा यहाँ जो स्थिति होती है इसके पृष्ठभाग की तरफ उसे बोलते हैं डार्टोस पेशी स्तर। डार्टोस पेशी स्तर पृष्ठ की तरफ। दूसरी कंडीशन से कि यहाँ पर जो पाई जाने वाली होती हैं उन्हें कीमेस्टर पेशी कहते हैं, यानी कि ये कीमेस्टर पेशी तो इसको उधर गुहा से जोड़ती हैं। यहाँ ये उपलब्ध होती हैं डार्टोस पेशी। ये डार्टोस पेशी होती है, ये उधर। दूसरी कंडीशन से कि इसके बाद में सिसन आधार, यानी कि सिसन आधार यहाँ होगा तो इसके पास से इस प्रकार का एक पट बनता है इसमें, जो इसे बाह्य तौर से दो भागों में बांटता है, लेकिन ये एक थैलीबद्ध संरचना होती है। इसे हम वृषण विभाजन पट के नाम से जानते हैं। वृषण विभाजन पट, वृषण विभाजन पट कहते हैं, जो कि खड़ी पेशियां हैं। ये खड़ी पेशियां ये जो होती हैं इनको हम खड़ी पेशियां कहेंगे। ये रेखित पेशियों से निर्मित होती है। कीमेस्टर रेखित पेशियों से निर्मित। दूसरी कंडीशंस इसे अरेखित पेशियों से निर्मित मानते हैं। पेशियों से निर्मित मानते हैं। और यहाँ ये जो उधर गुहा है इसे हम कहते हैं उधरीय उपत्वचा। उपत्वचा ये उधरीय उपत्वचीय होती है। तो वृषण कोश दोनों जगहों के मध्य में उधर गुहा से नीचे की ओर शरीर से बाहर या उधर गुहा से बाहर एक थैलीबद्ध संरचना होती है, जो सिसन के आधार पर दोनों जांघों के मध्य लटकी हुई रहती है। तो उसे हम वृषण कोश या स्क्रोटल के नाम से जानते हैं। डार्टोस पेशी क्या होती है? वृषण कोश के पृष्ठभाग की दीवार जो होती है वो लचीली, पतली तथा रोम युक्त होती है। ये वृषण कोश है, इसका जो पृष्ठभाग है, अधर भाग ये होता है, इसका पृष्ठभाग ये होता है। तो पृष्ठभाग जो होता है वो लचीली त्वचा से निर्मित है, जिस पर रोम पाए जाते हैं। और इसके भीतरी या नीचे संयोजी ऊतक व अरेखित पेशी तंतुओं का बना एक मोटा उपत्वचक स्तर पाया जाता है।
उसे ही हम डार्टोस पेशी कहते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का उपत्वचक स्तर है। उपत्वचक स्तर जो होता है उसको हम डार्टोस पेशी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कीमेस्टर पेशी या वृषणोत्कर्ष पेशी। कीमेस्टर पेशी क्या होती है? वृषण कोश के प्रत्येक तंतुओं से निर्मित दंडनुमा गुच्छा। वृषण कोश के प्रत्येक तंतुओं से निर्मित दंडनुमा जो गुच्छा होता है, साथ में उदरीय उपत्वचा पेशी से जोड़ता है और इसे उदरीय उपत्वचा पेशी के साथ क्या करता है? वृषण को जोड़ता है। तो वो कीमेस्टर या वृषणोत्कर्ष पेशी कहलाएगी। वो ये होती है, कीमेस्टर या वृषणोत्कर्ष पेशी स्तर कहलाता है। तो ये वृषण कोश या स्क्रोटल सैक से संबंधित दो बातें थी। इनकी हम परिभाषा लिखेंगे, खासतौर से वृषण कोश में उपस्थित डार्टोस पेशी और कीमेस्टर पेशी की। जिसमें अभी आपने देखा जो वृषण सैक या वृषण कोश को उदरीय उपत्वचा के साथ जोड़ता है, वो पेशी स्तर कीमेस्टर या वृषणोत्कर्ष कहलाता है। जबकि वृषण का पृष्ठभाग जो काफ़ी लचीला एवं रोम युक्त होता है, उसमें उपस्थित जो एक प्रकार का संयोजी ऊतकों से निर्मित स्तर होता है, उसे हम डार्टोस पेशी के नाम से जानते हैं। तो पहला है डार्टोस पेशी। डार्टोस पेशी तब वृषण कोश की वृषण कोश की पृष्ठभाग की दीवार, यानी कि पिछला हिस्सा, आधार के विपरीत का जो हिस्सा होता है, दीवार लचीली, पतली तथा रोम युक्त वृषण कोश की पृष्ठभाग की दीवार लचीली, पतली व रोम युक्त होती है। इसके भीतरी या नीचे संयोजी ऊतक इसके भीतर या नीचे संयोजी ऊतक व अरेखित पेशियों का बना पेशियों का बना मोटा उपत्वक स्तर
उपत्वक स्तर होता है। उपत्वक स्तर होता है, उसे डार्टोस पेशी कहते हैं। उसे हम डार्टोस पेशी कहते हैं। तो वृषण कोश या स्क्रोटल सैक एक थैलीवत संरचना है जो दोनों जगहों के मध्य में शिशन आधार से लटकी रहती है। इसका जो पृष्ठभाग होता है, उस पृष्ठभाग पर या उस पृष्ठभाग की जो दीवार है वो लचीली, पतली तथा रोम युक्त होती है। और इस पतली, लचीली यह रोम युक्त दीवार के भीतर या नीचे संयोजी ऊतक और अरेखित पेशियों का मोटा उपत्वक स्तर पाया जाता है। उस मोटे स्तर को ही हम डार्टोस पेशी स्तर कहते हैं। उस मोटे स्तर को ही हम डार्टोस पेशी स्तर के नाम से जानते हैं। दूसरी जो स्थिति आ जाती है वो है कीमेस्टर पेशी या इसको एक और कहते हैं वृषणोत्कर्ष पेशी वृषण कोश के प्रत्येक अर्धभाग के वृषण कोश के प्रत्येक अर्धभाग कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी आपने वृषण की स्थिति को देखा कि वो इस स्थिति के अंतर्गत है और यहाँ ये उधर गुआ है इस प्रकार। तो इसके साथ में इस तरीके से कनेक्ट है, ये इस तरीके से। और इसका ये एक वृषण विभाजन पट मानते हैं। तो इसका ये अर्धभाग हुआ, उसी प्रकार से इधर की साइड का भी ये अर्धभाग हुआ, तो कहने का अर्थ है प्रत्येक अर्धभाग, और प्रत्येक अर्धभाग को बाह्य तौर पर कौन निर्मित कर रहा है? वृषण विभाजन पट। तो ये अर्धभाग, इनका ये स्तर जो है उधरीय उपत्वचक के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्तर उधरीय उपत्वचक के साथ, तो ये स्तर ही क्या कहलाता है? कीमेस्टर पेशी। अर्धभाग के उपत्वचीय पेशी स्तर को उपत्वचीय पेशी स्तर को रैखित पेशी तंतुओं से निर्मित यानी कि डार्टोस पेशी स्तर तो अरेखित पेशियों से था, लेकिन ये रैखित पेशियों से निर्मित दंडनुमा गुच्छा एक दंडनुमा गुच्छा होता है। इस दंडनुमा गुच्छा उधरीय उपत्वचीय पेशी स्तर से जोड़ता है। गुच्छा इसे किसे? वृषण कोश को उधरीय
उदरीय उपत्वचीय, उदरीय उपत्वचीय पेशी स्तर से जोड़ता है तो उसे क्रीमेस्टर पेशी कहते हैं। तो उसे कीमेस्टर पेशी कहते हैं। ये तो बच्चों आप समझे वृषणकोर या स्क्रोटल सैक में मुख्यतः दो पेशियां पाई जाती हैं, डार्टोस पेशी और कीमेस्टर पेशी। वृषणकोश एक थैलीबद्ध संरचना होती है। जो उदरीय उपत्वचा के साथ जो भाग जुड़ता है वो कीमेस्टर पेशी या वृषणोत्कर्ष पेशी स्तर कहलाता है, जो कि रैखिक पेशियों से निर्मित होता है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जो उपलब्ध होती हैं, जो पृष्ठीय भाग पर पाई जाती हैं, ये कोमल और रोमयुक्त त्वचा है। जिसके अंदर की बात करें तो यहाँ जो होती है वो है डार्टोस पेशी, जो कि अरैखिक पेशियों से निर्मित होती है। तो आपका जो मानव में जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पहला पार्ट था वृषणकोश। अब वृषणकोश वृषणों को धारण करते हैं, तो वृषणकोश वृषणों को धारण करते हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।